afternoon. This is Dr. Neelam from Department of Chemistry, Sri Shankaracharya Mahavidyalaya, Junani, Bhilai. I am going to deliver the lecture on the topic of General Organic Chemistry. General Organic Chemistry में हम बेसिक टर्म्स डिस्कस करेंगे, जैसे कि बॉन्ड ब्रेक कितने टाइप के होते हैं और कैसे होते हैं। यहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है और कोवेलेंट बॉन्ड जब ब्रेक होता है तो दो टाइप से होता है। एक तो होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन होता है और हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन होता है। होमोलाइटिक में जब ऐसे कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े होंगे और इनके बीच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा नहीं होता है। जब इनके बीच बॉन्ड ब्रेक होता है तो अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके सेपरेट हो जाते हैं, जिससे फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। उसी प्रकार हेट्रोलाइटिक फ्यूजन में ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होता है, तो उनके कोवेलेंट बॉन्ड पर जब ब्रेक होता है तब जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वह बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है और सेपरेट हो जाता है, जिससे जो इलेक्ट्रॉन ले जाता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है और जहाँ से इलेक्ट्रॉन जाता है उस एटम पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाते हैं। इस प्रकार होमोलाइटिक फ्यूजन से हमको फ्री रेडिकल मिलता है और हेट्रोलाइटिक फ्यूजन से हमको कैटायन और एनायन आयंस फॉर्म होते हैं। रिएक्शंस के दौरान बॉन्ड ब्रेकिंग से बहुत सारे इंटरमीडिएट बनते हैं जिसका हम डिस्कस करेंगे अभी, जैसे कि कार्बोकैटायन, कार्ब एनायन, फ्री रेडिकल एंड कार्बिन, नाइट्रीन। इसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। नाउ कार्बन फ्री रेडिकल। कार्बन फ्री रेडिकल ऐसा इंटरमीडिएट है जिसमें जो कि न्यूट्रल स्पीसीज होते हैं, इसमें कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होते हैं और यह एक ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होता है और जिसमें कार्बन के तीन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड पेयर बना लेते हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन रह जाता है और यह इलेक्ट्रॉन बॉन्ड जो होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज के थ्रू बनता है, जो फ्री रेडिकल का जनरेशन होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज के थ्रू ही होता है और यह एक हाईली रिएक्टिव होता है स्पीसीज होता है। और यहाँ पर फ्री रेडिकल जो होते हैं यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग के थ्रू तो हुआ है, साथ में अगर रिएक्शंस में अगर सनलाइट का प्रेजेंस है और पर ऑक्साइड्स रिएजेंट प्रेजेंट होते हैं या हाईली टेम्परेचर, तब यहाँ पे फ्री रेडिकल जनरेट हो जाते हैं। और ये जो फ्री रेडिकल होते हैं यह ऑड इलेक्ट्रॉन होने के कारण पैरामैग्नेटिक नेचर शो करते हैं। इनकी स्टेबिलिटी के बारे में बात करते हैं। फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी डिपेंड करता है रेजोनेंस एनर्जी पर, हाइपर कॉन्जुगेशन पे और इंडक्टिव इफेक्ट पे। जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे उतना ही ज़्यादा फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी और जितना ज़्यादा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होंगे तो उसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी। जैसा कि हम एग्जांपल्स में देखेंगे, मेथाइल फ्री रेडिकल। मेथाइल फ्री रेडिकल से जुड़ा हुआ कोई कार्बन नहीं है तो ये सिंगल है। अब देखिए इथाइल फ्री रेडिकल। इथाइल फ्री रेडिकल के कार्बन फ्री रेडिकल वाले कार्बन से जुड़ा हुआ एक मेथाइल कार्बन है जो कि अल्फा कार्बन कहलाएगा और उससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाएगा। यह एक प्राइमरी फ्री रेडिकल है। और देखिए तो यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब नेक्स्ट में देखिए सेकेंडरी फ्री रेडिकल कार्बन है जिसमें फ्री रेडिकल वाले कार्बन से जुड़ा हुआ 2 मेथाइल ग्रुप है, तो 2 अल्फा कार्बन प्रेजेंट है और दोनों अल्फा कार्बन में 3-3 हाइड्रोजन है, तो इस प्रकार इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। नेक्स्ट में देखिए टर्सरी फ्री रेडिकल कार्बन जिसमें 3 मेथाइल ग्रुप प्रेजेंट है और 3 मेथाइल ग्रुप में 3-3 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 9 है। इस प्रकार जितना ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ही ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। इस प्रकार इसकी स्टेबिलिटी नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन पर डिपेंड कर रही है। यह एक हाइपर कॉन्जुगेशन का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट में देखिए ट्राइफिनाइल कार्बन फ्री रेडिकल है। उसके बाद डाईफिनाइल कार्बन फ्री रेडिकल है, देन फिनाइल कार्बन फ्री रेडिकल है। तो जितना ज़्यादा फिनाइल ग्रुप होगा उसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतना ही ज़्यादा फॉर्म होंगे, इस कारण उसकी स्टेबिलिटी उतना ही ज़्यादा होगी। तो पहले ट्राइफिनाइल का, देन डाईफिनाइल का, देन फिनाइल का, उसके बाद एलाइलिक ग्रुप होता है।
नाउ कार्ब एनायन, कार्ब एनायन ऐसा इंटरमीडिएट है जिसमें कार्बन पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होते हैं, और कार्बन पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होने के कारण ही यहाँ पे हम इसे कार्ब एन आयन कहते हैं। इसका हाइब्रिडाइजेशन या तो sp3 होता है या sp2 भी होगा या sp होगा, यह डिपेंड करता है बॉन्ड। अगर सिंगल कार्ब एन कार्बन से जुड़ा वह कार्बन जिस पे नेगेटिव चार्ज है उस पे जुड़ा हुआ कार्बन से अगर सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो वह sp3 हाइब्रिडाइजेशन रखेगा। अगर डबल बॉन्ड से जुड़ा है तो sp2, और यदि ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। नाउ स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब, नाउ कार्ब एन आयन की स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे। तो इसमें जितना कम अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। तो सबसे पहले मेथाइल कार्ब एन आयन में एक भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है तो वह ज़्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद देखिए इथाइल कार्ब एन आयन में 3 अल्फा हाइड्रोजन है। देन सेकेंडरी कार्ब एन आयन में 6 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, एंड टर्सरी में 9 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो इस प्रकार जितना कम अल्फा हाइड्रोजन होगा उसकी स्टेबिलिटी कार्ब एन आयन की उतनी ही ज़्यादा होगी। नेक्स्ट में देखिए एग्जांपल में यह नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर रहेगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस तो ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन हम अगर देखेंगे इथेन, इथीन और इथाइन में, तो ये हमारे जो एसिटिलीन है जो कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एलिमेंट या ग्रुप होगा उस पर नेगेटिव चार्ज उतना ही ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा। इस प्रकार से यहाँ पे एसिटिलीन में नेगेटिव चार्ज सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा तो स्टेबिलिटी उसकी सबसे ज़्यादा होगी, देन इथीन की, देन इथेन की। नेक्स्ट एग्जांपल में आप देखिए ये है बेंजाइल कार्ब एनायन। बेंजाइल कार्ब एनायन में यहाँ पे रेजोनेंस होगा और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के थ्रू बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा। उसके बाद फिनाइल कार्ब एनायन में, देन साइक्लोएल्केन कार्ब एनायन में। देन देखिए यहाँ पे नीचे यहाँ पे एलाइलिक कार्ब एनायन है और फिनाइल कार्ब एनायन है और यहाँ पे ट्राइफिनाइल कार्ब एनायन है। तो जितना ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा उसका स्टेबिलिटी उतना ज़्यादा होगा। तो थर्ड का सबसे ज़्यादा, देन सेकेंड का, देन प्राइमरी का। कार्ब कैटायन, यह एक प्रकार ऐसा इंटरमीडिएट है जिसमें कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होते हैं। जब कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 3 तो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जुड़ जाते हैं और एक रिमूव हो जाता है जिसके कारण p ऑर्बिटल वैकेंट हो जाता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 होता है। इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp2 भी हो सकता है और sp भी होता है। कार्बोकैटायन में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होता है। इसमें टोटल नंबर ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स है। अब 6 इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए यह लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहीं से लेना चाहेगा, तो ये इसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी होती है और p ऑर्बिटल भी खाली होता है जिस कारण से यह एक लेविस एसिड की तरह एक्ट करता है। यह बहुत हाईली रिएक्टिव होता है और इसके लाइफ टाइम भी बहुत ही कम होता है। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी मेसोमेरिक प्लस m फैक्टर से, रेजोनेंस एनर्जी से, हाइपर कॉन्जुगेशन से और प्लस i फैक्टर से हम देख सकते हैं। तो यह जो ऑर्डर दिया हुआ है यह कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर है कि सबसे ज़्यादा फिनाइल, अगर ट्राइफिनाइल कार्बोकैटायन है तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी जिसमें अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, then allylic, then tertiary, then primary phenylic कार्बोकैटायन, then allylic जिसमें अल्काइल ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है, then secondary, then primary, then methyl। इस प्रकार से यह कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर दिया हुआ है।
और एक और चीज़, जैसा कि हम फ्री रेडिकल में हम देखे थे कि फ्री रेडिकल में जितना नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, उसी प्रकार इसमें भी जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे कार्बोकैटायन में उतनी ज़्यादा वो स्टेबल होगा। नाउ रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन बनने के बाद रीअरेंजमेंट होता है। यह रीअरेंजमेंट तभी पॉसिबल होगा जब जो बना हुआ कार्बोकैटायन है उसके बाद जो रीअरेंजमेंट के बाद जो कार्बोकैटायन बन रहा है उसकी स्टेबिलिटी पहले वाले स्पीसीज से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी यह रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है। और यह रीअरेंजमेंट या तो हो सकता है हाइड्राइड शिफ्टिंग से, एल्काइल शिफ्टिंग से, एराइल शिफ्टिंग से, या तो रिंग एक्सपेंशन से हो सकता है या रिंग कॉन्ट्रैक्शन से भी हो सकता है। तो फर्स्ट हम देख रहे हैं शिफ्टिंग ऑफ हाइड्राइड, एल्काइल और एराइल शिफ्ट। यहाँ पर देखिए जो पहला नंबर का है कार्बोकैटायन, जिसमें यह हमारा प्राइमरी कार्बोकैटायन है और उससे जुड़ा हुआ कार्बन है, उसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो यहाँ पर 1 to हाइड्राइड शिफ्टिंग होने से कार्बन का पॉजिटिव चार्ज सेकेंड वाले कार्बन में चला जाता है। इस प्रकार से प्राइमरी कार्बोकैटायन से यहाँ पर टर्सरी कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है जो कि मोर स्टेबल होता है। तो इस प्रकार से रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है, जिसे हम 1 to हाइड्रोजन का शिफ्ट होने के कारण इसे हम 1 to हाइड्राइड शिफ्टिंग कहेंगे। नीचे वाले में देखिए कि जिसमें यह भी कार्बोकैटायन प्राइमरी होता है, लेकिन उससे जुड़ा हुआ कार्बन में 3 मैथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे 1 to मैथाइल शिफ्ट होने से यह जो पॉजिटिव चार्ज है वो सेकेंड वाले कार्बन में चला जाता है, जिसके कारण से यह भी टर्सरी कार्बोकैटायन फॉर्म हो जाता है। तो यहाँ भी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है प्राइमरी कार्बोकैटायन से सेकेंडरी कार्बोकैटायन की ओर, सॉरी टर्सरी कार्बोकैटायन की ओर। तो यह भी रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है। और थर्ड में देखिए जहाँ पे मैथाइल ग्रुप में कार्बोकैटायन, मैथाइल कार्बोकैटायन है, उससे जुड़ा हुआ कार्बन में 3 फिनाइल ग्रुप है। तो यहाँ पे फिनाइल शिफ्ट या एराइल शिफ्ट बोल सकते हैं इसको। 1 to एराइल शिफ्ट होने से यहाँ पे दूसरे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, जिसके कारण से यह भी टर्सरी कार्बोकैटायन बन जाता है और साथ ही साथ रेजोनेंस भी होगा इसमें, जिसके कारण यह मोर स्टेबल हो जाता है। तो इस प्रकार से रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है जब कम स्टेबिलिटी से ज़्यादा स्टेबिलिटी की ओर जाता है। रिंग एक्सपेंशन। रिंग एक्सपेंशन में होता ये है कि जब रिंग से जुड़ा हुआ कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा तभी रिंग एक्सपेंशन होता है। और इस रिंग एक्सपेंशन में वह कार्बन जिस पर पॉजिटिव चार्ज है उससे जुड़े हुए जो रिंग है उस पर कोई भी साइड में यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा। बॉन्ड ब्रेक होने से जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन है उसके पास वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज और उससे दूर वाले कार्बन पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। तो जब जो नेगेटिव चार्ज हुआ है वो उस कार्बोकैटायन के साथ जुड़ जाता है अट्रैक्शन के थ्रू और बॉन्ड बना लेता है, और इस प्रकार से 4 मेंबर वाले रिंग से 5 मेंबर वाले कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। यह भी 1 to बॉन्ड शिफ्टिंग कहलाता है। और रिंग कॉन्ट्रैक्शन, जितना जैसे कि यहाँ पे 4 मेंबर रिंग है तो अब यहाँ पे 3 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होगा। तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन में कम रिंग, मतलब 4 नंबर वाले रिंग से 3 मेंबर रिंग वाले फॉर्म होते हैं, अगर 5 होता तो 4 फॉर्म होता। अब यहाँ पे हम देखेंगे कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बोकैटायन और कार्ब एनायन के बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं या क्या कंटेन करता है। जैसे इसका शेप है, यह sp2 हाइब्रिडाइज होने के कारण ट्राइगोनल प्लानर होता है। कार्ब कैटायन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, जिसके कारण यहाँ पे भी ट्राइगोनल प्लानर होगा। लेकिन कार्ब एनायन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, इस कारण से पिरामिडल होगा। फ्री रेडिकल में कार्बन की इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 होता है। उसी प्रकार कार्बोकैटायन में 6 होते हैं और कार्ब एनायन में 8 होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नाउ कार्बिन एक ऐसा स्पीसीज है जिसमें कार्बन के सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाते हैं, मतलब डाइवेलेंट बोल सकते हैं हम इसमें, और जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रहते हैं लोन पेयर के फॉर्म में।
और यह बहुत ही हाईली रिएक्टिव स्पीसीज होता इंटरमीडिएट होता है। और यह जो दो मतलब वन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो यह लोन पेयर इलेक्ट्रॉन या तो एक ही पी ऑर्बिटल में प्रेजेंट हो सकते हैं या तो दोनों अलग अलग पी ऑर्बिटल में प्रेजेंट होंगे। तो जब एक ही पी ऑर्बिटल में प्रेजेंट होंगे तब इसको हम सिंगलेट कहेंगे, और दोनों में अगर अलग अलग इलेक्ट्रॉन जाता है तो उसे हम ट्रिपलेट कहेंगे। तो कुछ हम ट्रिपलेट और सिंगलेट कार्बिन के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। तो सिंगलेट कार्बिन का स्ट्रक्चर होता है बेंट होता है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, लेकिन ट्रिपलेट कार्बिन लीनियर होता है, sp हाइब्रिडाइज्ड होता है। यह स्टीरियो स्पेसिफिक होता है, और जो ट्रिपलेट होता है वो स्टीरियो सेलेक्टिव और स्टीरियो स्पेसिफिक दोनों टाइप का नेचर शो करता है। यह सिंगलेट जो है एक्साइटेड स्टेट में होते हैं और ट्रिपलेट है ग्राउंड स्टेट में होता है। सिंगलेट में दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही ऑर्बिटल में होने के कारण डायमैग्नेटिक नेचर शो करता है, और ट्रिपलेट में अलग अलग ऑर्बिटल में प्रेजेंट होने के कारण पैरामैग्नेटिक शो करता है। और सिंगलेट में इलेक्ट्रॉन पेयर के फॉर्म में होते हैं और इसमें अलग अलग रहने के कारण डायरेडिकल के फॉर्म में होते हैं। और नाइट्रीन भी कार्बिन की तरह ही इंटरमीडिएट है, जिसमें नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें से केवल एक ही बॉन्ड फॉर्म करता है और 2 पेयर्स के फॉर्म में लोन पेयर के फॉर्म में रह जाते हैं। और बेंजाइन इंटरमीडिएट, बेंजीन जो ग्रुप होता है, बेंजीन रिंग के किसी 2 कार्बन के बीच में एक एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड और फॉर्म हो जाता है, मतलब कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, तो उसे हम बेंजाइन बोलते हैं। यह भी हमारा इंटरमीडिएट है। थैंक यू।